मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव आखिर कब होने हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, साथ ही वो उपचुनाव की सीटें जिसका काफी समय से इंतजार था उसकी तारीख क्या है। मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे और वो जानकारी देंगे पूरी। सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है चुनाव आयोग? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ इलेक्शन कमीशन हाउस में बात करें अगर हम महाराष्ट्र के इलेक्शन की और झारखंड के इलेक्शन की, तो दोनों प्रदेशों के इलेक्शन के साथ साथ यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो रहा है। झारखंड के पहले चरण के चुनाव में झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने को है और महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होने है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने को है और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने को है। अगर आपको याद होगा तो पिछला चुनाव हुआ था झारखंड में, वो 5 चरणों में हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं वो वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्लेटफॉर्म की अग्रसर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आज इलेक्शन कमीशन में राजीव कुमार जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वो उस पर जोर दे रहे थे कि कैसे वो नक्सलाइट एरिया है उसमें कैसे चीज़ों को सही करा जाए। आपने देखा होगा वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में पूरा एकदम शांति तरीके से इलेक्शन पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर आप देखें कि चुनाव जो अभी हाल में जो चुनाव जीता है उसकी जो आपात सफलता मिली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी अपने जो शेड्यूल रहा जिसे कार्यक्रम पूरा चुनाव में तैयार किया गया था तो उसे संतुष्ट नजर आया है पूरा। और जिस तरीके से चुनाव की तारीखों के दौरान आपको सबसे बड़ी अपडेट ये की है कि यूपी उपचुनाव में सिर्फ 9 सीटों पर ही मतदान होने को, एक मिर्कीपुर जो सीट है उसका उपचुनाव टल चुका है। फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं हुई है कि किस वजह से एक सीटों पर मतदान टला हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे फिगर अभी साफ होंगे, तस्वीरें साफ होंगी नजर आएंगी। लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें मिर्कीपुर को छोड़ के बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव इलेक्शन कमीशन की ओर से शेड्यूल कर दिया गया और 13 नवंबर को ही झारखंड के पहले चरण के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर सीट वो सीट है अयोध्या की जिसका बेसब्री से इंतजार था और सबकी नजरें मिल्कीपुर सीट पर ही थी कि आखिर उधर क्या होगा। बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों से थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अब तक अयोध्या में जा चुके हैं, मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और लगातार वहां पर उनका दौरा देखा जा रहा है। आपने जिस प्रकार देखा होगा अपने 4 वरिष्ठ मंत्रियों को वहाँ आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने खुद उस क्षेत्र का प्रभार ले रखा, उसका पटेलियन मिल्कीपुर सीट की जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी पास रखा है। और इसके अलावा अयोध्या सीट जो मिल्कीपुर चुनाव होगा वो 4 वरिष्ठ मंत्री सुप्रताप शाही समेत 4 तरीके नेता, ऐसे नेता जिनका एक अलग प्रभाव है। चाहे वो कैबिनेट की बात करें, चाहे अपने क्षेत्र की बात करें, प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे हैं, उन जैसे बड़े नेताओं को उन क्षेत्र मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी दे रखी है। फिलहाल जिस प्रकार से अपडेट्स आ रहा है कि मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव चला है तो इसकी मायने बहुत कई तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। तो अभी स्थिति जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है किन वजहों से मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का मतदान का तारीख तला हुआ है। बिल्कुल, देखिए 10 सीटें थी, अब 10 की जगह 9 सीटें रह गई हैं। अब क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होना है, अब पूरे देश में जहाँ भी उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को उपचुनाव ये देखना होगा खैर कि उपचुनाव के बाद क्या होगा, किस तरीके से होगा। हालांकि अगर यहाँ पर प्रत्याशियों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अभी भी ये उम्मीद है कि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंतजार कर रही है या उसके साथ बातचीत में तय हो सकता है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है या समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी को लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद जो प्रत्याशी है तय हो चुका है। आज देर रात तक या सुबह तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों के लिए जारी करती है। जहाँ तक बहुत देर होगा कल सुबह तक बीजेपी प्रत्याशियों जारी करेगी। और उनमें से एक सीट आरएलडी के कोटे में जा सकती है, मुजफ्फरनगर की वो सीट है और उसको आरएलडी मीरपुर सीट की अगर हम बात करें तो आरएलडी को दी जा सकती है। हालांकि मांग यहाँ पर देखें तो लगातार देखा जा रहा था कि संजय निषाद की तरफ से भी निषाद पार्टी के लिए एक सीट की मांग हो रही थी, लेकिन बीजेपी फिलहाल किसी मूड में नहीं है कि किसी और दल के साथ में वो सीट को शेयर करे। लेकिन क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात करें तो वो इलाका ऐसा है जहाँ पर आरएलडी की पकड़ मजबूत है और आरएलडी को अभी तक जितनी भी जिम्मेदारी मिली है बीजेपी के साथ में आके कहीं ना कहीं उसमें आरएलडी सफल भी हुई है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि अगर इस उपचुनाव में मुजफ्फरनगर की जो बात करें वहाँ किसी को से दे दी जाती है तो जाहिर तौर पर आरएलडी उसमें सफल हो।
लेकिन ये एक बड़ी बात है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। इसके बारे में अभी कुछ अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि आखिर क्या वजह रही है, किस वजह से यहाँ का जो चुनाव है वो टाल दिया गया है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समीकरण बदलेंगे, अपडेट एक एक करके सामने आएंगे, हम आपको तुरंत ये जानकारी भी देंगे कि आखिर मिल्कीपुर सीट का जो चुनाव है वो क्यों टाला गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर, वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 1 सीट पर चुनाव होना है केदारनाथ की, और 13 नवंबर को ये चुनाव होगा। और इसके साथ ही केदारनाथ की सीट है उस पे उसकी तारीख अभी 13 तारीख को नहीं होना है क्योंकि वहाँ कुछ त्योहार को जैसे अच्छा, अभी डेट जो है फाइनल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, त्योहार को लेकर है, अभी वहाँ की डेट फाइनल नहीं है, लेकिन शायद 23 नवंबर को परिणाम घोषित हो परिणाम जाए। 23 नवंबर को आएंगे सारे राज्यों के। लेकिन जिस तरीके से पूरे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है, ऐसे लोगों को लग रहा था कि इतने बड़े राज्य है महाराष्ट्र में, हालांकि पिछला चुनाव में महाराष्ट्र में सीट फेज यही हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से 288 सीटों पे इलेक्शन कमीशन पूरी एक चरण में चुनाव कराने को लेकर जो आजमाइश करेगी, अगर इलेक्शन कमीशन उस फॉर्मूले पर एकदम सटीक बैठे, वन नेशन कमीशन माने जो फॉर्मूला है उस पर कहीं ना कहीं सटीक बैठते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल देखना होगा क्या होगा। ठीक है गौरव, आपने काफी हद तक मुझे जानकारी दे दी। अब हमारे साथ मालूम जुड़ेंगे जो कि बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो ये 9 सीटें हैं, हालांकि 10 थी पहले, अब 9 की बात करेंगे, इन पर जो तैयारियां चल रही हैं तमाम दलों की वो क्या चल रही है। अरुण, क्योंकि देखिए 10 सीटों की बात अभी तक हम करते आए हैं, 10 सीटों को लेकर ही चर्चा की है। हॉट सीट है मिल्कीपुर जिसका चुनाव टाल दिया गया है, लेकिन अब 9 सीट की बात आ गई है। अब यहाँ पर हर कोई इसी बीच अलग जाएगा इस रस्साकसी में कि ये जो 9 की 9 सीटें हैं, इनमें कम से कम कुछ नहीं तो 8 सीटें अपने कब्जे में आना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से जब ये ऐलान होता है, उनकी जो लिस्ट आती है चुनाव आयोग की, उसमें मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं था। हालांकि यही माना जा रहा था कि जो है 10 की 10 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा, लेकिन अब देखिए 13 नवंबर को 9 सीटों पर जो है चुनाव है, लेकिन 20 तारीख को भी जो एक चुनाव की डेट है, तो ऐसा माना जा सकता है, हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि 20 तारीख को शायद चुनाव हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। तो चुनावी तैयारी की अगर हम बात कर ले तो देखिए, हम जानते हैं कि किस तरह से सपा की ओर से 6 जो है उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। वहीं बीजेपी की को लेकर एक खबर सामने आ रही थी कि बीजेपी की ओर से भी अपने उम्मीदवार जो है फाइनल कर लिए गए हैं। अब जैसे ही चुनाव का ऐलान हो चुका है तो हो सकता है आज या 1-2 दिन में जो है बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर दे। उसके बाद ये देखना होगा कि किसके अगेंस्ट में कौन सा कैंडिडेट उतारा गया है। वहीं खासतौर पर अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो मामला वहां पे फंसता हुआ देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि मिल्कीपुर सीट थी भी समाजवादी पार्टी की, हाँ वो सीट तो फिलहाल रुक गई है, तो अब 5 में से 4 सीटों के लिए ही कहीं ना कहीं है कि इज्जत की बात हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए कि इन सीटों पर तो जीत हासिल है। देखिए, जो अगर हम ये जो सीटें हैं इनका समीकरण देखें तो 5 सीटें सपा के पास हैं और 5 सीटें जो है बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं अपना नंबर जो है दोनों पार्टियां चाहेंगी कि बढ़ाएं, क्योंकि खासतौर पर अगर हम देखें तो ये एक कहते हैं कि उसको क्या मैं शब्द नहीं ले पा रहा, लेकिन एक ईगो की बात आ जाती है कि आप कहाँ आपके सामने है विधानसभा चुनाव, और अगर आपने अपनी सरकार, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की सरकार है यूपी में, और उपचुनाव में माफ कीजिएगा लोकसभा में जिस तरह से नुकसान हुआ, उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल है वो आपको यूपी का उपचुनाव ही दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी रहेगी कम से कम, अगर वो 9 सीटों पर, जहां तक की खबरें आ रही हैं कि 9 सीटों पर बीजेपी जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जबकि 1 सीट वो अपने सहयोगी के लिए छोड़ सकती है। तो अगर बीजेपी की ओर से 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो अपना जो स्ट्राइक रेट है वो 100% रखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि हम प्रॉपर अगर बहुत ज्यादा डेट चाहते हैं 10 सीटों को लेकर, तो सीधे तौर पर कहीं बीजेपी के पास मात्र 3 सीट है, क्योंकि एनडीए के हिसाब से अगर देखें तो 5 सीट आती है। समाजवादी पार्टी के पास अकेले 5 सीट थी, अब क्योंकि 1 सीट का कंपटीशन कम हो गया है, समाजवादी पार्टी के पास में 4 सीट रह गई है। बीजेपी को एनी हाउ ये दिखाना है जनता को कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो जो तस्वीर है वो ठीक नहीं, उसको बदलना है। तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर तो बीजेपी के ऊपर है। देखिए, परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल है, लेकिन हरियाणा के नतीजे जिस तरह से आए हैं वो प्रेशर एक हिसाब से ईज आउट तो होता ही है, जहाँ कांग्रेस की जीत जो है वो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सभी जो रिपोर्ट्स थी वो कांग्रेस की जीत बता रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो है खेल पलट गया पूरा। तो देखिए, मोरल बूस्टिंग की तो बात है हरियाणा में, माफ कीजिएगा चुनाव
लोकसभा में जिस तरह से प्रदर्शन था बीजेपी का और कई सारी वजहें बताई गई कि क्या सीएम योगी को फ्री हैंड ना मिलना या जिस तरह से मैनेजमेंट हुई और क्या सपा की ताकत को कम आंका गया, इंडिया गठबंधन की ताकत को कम आंका गया। देखिए इस बार मोराल भी बूस्टेड है और चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो बीजेपी जो है पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। और हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी की आला कमान की ओर से जो दो सीटों की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी गई, उनके साथ मंत्रियों को लगाया गया, तो बीजेपी स्ट्रेटेजिकली वो इस बार वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहेगी जो उन्होंने लोकसभा में की। और हाल ही में जो कंडीशन अभी बनी हुई है, सिचुएशन जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, देखिए बहराइच की बात कर ले या फिर हम यहाँ पर बात कर ले राष्ट्र देवी मंदिर की, दोनों जगह हमने देखा कि किस तरीके से विवाद हुआ है, दंगे हुए हैं। और बहराइच में जो हुआ है अभी 2 दिन पहले की बात है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अब चुनावों से पहले उपचुनाव से पहले दंगा भड़काने की कोशिश, स्थिति को असंभालने की कोशिश की जाती है अराजक तत्वों के द्वारा। तो प्रशासन भी टाइट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर रखे हुए हैं और ऐसे में जो पार्टी है वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि इन दंगों का फायदा उठाया जाए। देखो जाहिर है कि इस पर अपनी राजनीति की जो रोटियां हैं वो तो सेकी ही जाती है और तमाम दल करते भी हैं। ये भी देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचती है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है और जैसे कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो बांटने की कोशिश करती है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ सिरे से इस बात को कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि यहाँ पर बांटने की कोशिश नहीं बल्कि बांधने की कोशिश की जाती है। वो कई बार ये चीज कह भी चुके हैं कि बंटना नहीं है, नहीं तो कटो, आपको एक साथ रहना। देखिए जिस तरह से हमने आज भी देखा योगी आदित्यनाथ जो है वो जाके मिलते हैं पीड़ित परिवार से मिलने आता है और काफ़ी भावुक क्षण होता है। तो सिचुएशन अगर हम इस सरकार की जो है यूनिक क्वालिटी देखें, योगी सरकार का हमेशा से जो फोकस रहा है वो कानून व्यवस्था पर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर रहा है और वो बड़ा ये दावा भी करते रहे कि उनके कार्यकाल में जो है हिंसा या दंगे बहुत कम हुए। तो इस तरह की घटना हो जाना और उसके बाद जब प्रशासन का एक तरह से फेलियर माना जाना और फिर जब डीएम की ओर से कार्रवाई की जाती है, पूरा थाना ही सस्पेंड किया जाता है, तो ये चीज़ें जो है खासतौर पर उस समय में बहुत इफेक्ट करती है जब चुनाव आसपास हो, ध्रुवीकरण का एक मुद्दा होता है और आप पर जब विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि आप ध्रुवीकरण के आधार पर जो है अपने वोट लेते हैं, तो उस समय में इस तरह की घटना होना बिल्कुल एक नुकसान भी पहुंचा सकता है और आपके जो वोट्स हैं उसको कहीं ना कहीं अगर आप अपने जो वोट बैंक है उसको साध पाएं तो वहाँ पे फायदा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहती है, देखिए अब जो महाकुंभ का मुद्दा है उसमें भी जो वोटर आईडी कार्ड और गैर हिंदू को प्रवेश ना करने को लेकर जो कार्ड दिखाकर प्रवेश की बात होती है, तमाम तरह का आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हो गया है जो कि गरमाया हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर मुस्लिम धर्म ग्रुप की, तो उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी उन्हीं चीज़ों से चलती है। वो दुकानें लगाते हैं, रेडी लगाते हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर रेडी पटरी पर ये लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो बड़ा नुकसान तो है। तो कई सारे मुद्दे हैं, देखिए जैसे कि हमने जिक्र किया, ये सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं अपने चुनाव पर इफेक्ट डालेंगे। हमने अखिलेश यादव का फॉर्मूला देखा था, पीडीए का फॉर्मूला, और जो बीजेपी के कोर वोटर्स जो एजेंडा है वो वोटर्स किस तरह से वो अपने पास ले आए, ये उपचुनाव का मुद्दा रहने वाला है। और खास तौर पर जिस तरह से हमने बात की थी मिल्कीपुर की जो सीट है वहाँ पर जो फैजाबाद की सीट है वो वहाँ पर बीजेपी हार गई थी, अयोध्या का जो मंदिर था उसके बावजूद वो हार गई थी, तो मिल्कीपुर की सीट बहुत अहम रहने वाली थी। लेकिन अभी चुनाव टल गया है, लेकिन हालांकि उसका कोई कारण अभी भी सामने नहीं आया है। अभी जो बाकी जो क्वेश्चंस चुनाव आयोग से किए जाएंगे मेरे ख्याल से उसमें क्लैरिफाई कर दिया जाएगा किस वजह से किया गया है। लेकिन हाँ बिल्कुल वो भी एक हॉट सीट रही थी। लेकिन अब जिस तरह से बाकी सीटों पर तो 13 नवंबर को है चुनाव, 9 जो सीटें हैं, तो सभी पार्टियों में यही फोकस होगा अपने बेस्ट कैंडिडेट फील्ड करें और हम देख सकते हैं कि शायद आज भी कोई लिस्ट आ सकती है। ऐसे कोई अच्छी बात ठीक है, जानकारी हमने आपको काफी हद तक दे दी है, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वो भी जानकारी आपको जरूर मुहैया कराई जाएगी। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।